तो सबसे पहले we are going to start the equilibrium chapter. राइट, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो आप जो भी समझते हैं डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट वैसा ही मतलब होता है। बस फर्क इतना है कि आपको अप्लाई करना है केमिकल सिस्टम में। राइट, तो केमिकल सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम या प्रोसेस में। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जैसे आप समझ लो कि मैं आपको इक्विलिब्रियम की बात बताऊं कि दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं, सपोज रेसलिंग कर रहे हैं, तो कहते हैं बहुत बार कि बराबरी का मुकाबला है। तो बराबरी का मुकाबला क्या? एक कोशिश कर रहा है, दूसरा कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों की जो स्ट्रेंथ है बराबर हो गई। तो अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो गई, सपोज दोनों साइड से, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम हो गया। फिजिक्स में आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम, सारे फोर्स और सारे टॉर्क मिलकर जीरो हो जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई इधर से इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा कोई इधर से इधर फोर्स लगा रहा है, अगर दोनों की फोर्स इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में। यही इसका मतलब है फिजिक्स के सेंस में। ठीक है, फिजिक्स के सेंस में बता रहा हूँ कि एक ब्लॉक है, सपोज एक फोर्स इधर से लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है और दोनों इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स जीरो है, हालांकि फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या? ये रुक जाएगा या चलता रहेगा? हर्षिता बताइए, एक ब्लॉक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर इसी को आप बस समझदारी से केमिस्ट्री में अप्लाई कर दोगे तो ये केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सर अगर वो रेस्ट में पहले से था तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलेगा। बिल्कुल, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर मान लो वो वेलोसिटी से चल रहा था, किसी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलता ही रहेगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसमें कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम का मतलब है। ठीक है, कि उसके स्टेट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो अगर रिएक्शन हो रही है तो होती रहेगी, चेंज नहीं आएगा। मतलब फोर्स लग रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन है, सपोज क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके NH3 बन रहा है, तो ये एक डायरेक्शन हो गया। इसमें जरूरी है कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए दो डायरेक्शन में फोर्स लगे, इधर से भी इधर से भी, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इसको आप कह सकते हो केमिस्ट्री के हिसाब से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना, ये वाला फॉरवर्ड हो गया। आप ऐसा कर सकते हो, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये वाला कह देंगे आप बैकवर्ड, ये वाला फोर्स को कह देंगे बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स बराबर है तभी देख लो। इसी तरह यहाँ पर NH3 भी डिकम्पोज होकर ये दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जितना फोर्स है, यानी कि जितना अमोनिया बन रहा है उतने अमोनिया डिकम्पोज हो जाए, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में। तो इसको कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा होता है, या ऐसा लिख देता हूं, रिएक्टेंट यहीं पर रख देता हूं समझने के लिए। ये प्रोडक्ट से जा रहा, एरो का डायरेक्शन देखो क्या मैंने बताया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगे, बट इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम होने के लिए कि ये दोनों इक्वल हो जाए, इसी तरह दोनों का रेट इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
is equal to rate of backward reaction equilibrium is attained. When rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, we say equilibrium is attained. Right? तो ये तरीका होता है इक्विलिब्रियम के बारे में पता करने का. राइट? अभी और भी बहुत बातें बताएंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है भाई. तो ये मैंने एनालॉजी दी फिजिक्स वाले से, केमिस्ट्री से, कि अगर दो डायरेक्शन में, इसका मतलब पहले तो जरूरी है कि दो डायरेक्शन में, जैसे यहाँ दो डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, एक फोर्स रहेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता. तो दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ इसी तरह दो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस होना चाहिए. तो जब भी कोई प्रोसेस दो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. In both forward and backward direction. अगर आप दो अपोजिट डायरेक्शन में किसी प्रोसेस को नहीं कराते तो रिवर्सल इक्विलिब्रियम की बात कहां से आएगी. राइट? तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ रिवर्सल प्रोसेस. इक्विलिब्रियम आने का मतलब जितना इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है, कोई चीज राइट से लेफ्ट उतना ही जा रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है. या फॉरवर्ड में जितना जा रहा है बैकवर्ड में उतना ही जा रहा है. ठीक है? तो इक्विलिब्रियम can be attained only first point in a reversible process and दूसरा अभी पॉइंट लिखेंगे इन ए क्लोज सिस्टम. अभी बताएंगे क्यों. मैं वाटर बोतल लाता हूं, उसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको. मैंने वेपर प्रेशर जब पढ़ाया था उस वक्त इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, आपको बताया था वाटर से वेपर, वेपर से वाटर बनना. आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे अगर आपको याद हो. एक कैमरा थोड़ा सा तिरछा लग रहा है. ठीक है? तो अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन चल रही है, बट ये चैप्टर आसान होता है और इसमें अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल है, बनाना आसान है. इसका दो पार्ट है. एक पार्ट कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आप बहुत आसानी से समझ के बनाने लगते हैं. दूसरा पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम. उसमें क्या है कि बेसिक लेवल का समझने में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम में मुश्किल तो नहीं होती, बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है जो आईटी एडवांस का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं. ठीक है? तो पहले राउंड में तो दिक्कत नहीं आती, हायर लेवल क्वेश्चन में आपको फिर पेशेंसली आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा हुआ है, जब आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा तो आपको हम बता देंगे. तो देखिए यहाँ पर अब जो बात आई कि इक्विलिब्रियम का मतलब हमें और अच्छे से समझना है. ये सब तो थ्योरी लिख दी और अच्छे से डिस्क्राइब करना है और उस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा
उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस होगा तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। इक्विलिब्रियम को आप बच्चों की फाइट से कोरिलेट कर सकते हैं कि दो बच्चे फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की ताकत बराबर है, कोई नहीं जीत पाता, इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। जिसको कहते हैं कि यार मैच की तरफ फुटबॉल या हॉकी मैच से कंपेयर कर सकते हैं कि जिसको ड्रॉ करना बोलते हैं कि एक टीम ने एक गोल किया, दूसरे ने भी दूसरा गोल कर दिया, फिर एक गोल हुआ, फिर दूसरे ने दूसरा, दो दो से इक्वल हो गया, तो जिसको हम ड्रॉ बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों की ताकत बराबर हो, लाइक दैट। देयर आर सो मेनी वे टू कंपेयर दिस। बट हमारे लिए यहाँ पर क्या होता है, हम प्रोसेस से डील कर रहे हैं। प्रोसेस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस मतलब वाटर से वेपर बन गया, वेपर से वाटर बन गया, ठीक। तो ये प्रोसेस बहुत तरीके से प्रोसेस को हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कर सकते हैं, फिजिकल केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, तो फिजिकल प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे वाटर लिक्विड ले आओ, इससे वाटर वेपर बन गया, वाटर से वेपर बन रहा है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होगा, दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का एक केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा। तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस को भी इसी तरह दो कैटेगरी में कर सकता हूँ, बहुत तरीके से डिवाइड, मतलब वाटर से वेपर बनेगा, वेपर से वाटर बनेगा। केमिकल प्रोसेस में सपोज PCl5 गैस है, ये डिकम्पोज करके PCl3 गैस बनाती है और Cl2 गैस बनाती है, वापस से कंबाइन करके फिर वही बन जाता है, राइट। तो ये एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ये टूट के ये बन रहा है। तो पहले फील करने के लिए हम फिजिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपको मैं समझा रहा हूं वो समझाऊंगा कि इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक प्रोसेस या फिनोमेना। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक फिनोमेना in which the concentration of reactant and product, the concentration oblique amount oblique pressure, कुछ भी लिख सकते हैं जो वैलिड है, of reactant and product do not change with respect to time। अगर हम कहते हैं डायनेमिक है और कहते हैं डज नॉट चेंज मतलब बिकम कांस्टेंट, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिकम्स कांस्टेंट, राइट। तो अब हम इसको समझते हैं।
अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें कि इस वाले प्रोसेस को, फिजिकल प्रोसेस का एनिमेशन दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको फील आएगी कि कैसे होता है। बट उससे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा जो आपसे पहले भी करे थे। इस बोतल में थोड़ा सा पानी है, देखिए कितना पानी होगा, 4-5 चम्मच होगा, बहुत थोड़ा सा, आधा कप भी नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा पानी। इसका ढक्कन बंद है। इसको, पानी को मैं बंद करके छोड़ दूं, अगले दिन सुबह मुझे देखना है, और इतना सा ही पानी मैं दीवार में छिड़क दूं, ऐसे हाथ में लेके दीवार में छिड़क दूं, पानी का अमाउंट सेम है। आप बताइए सुबह क्या होगा विश्रुत, ये पानी इतना ही रहेगा या कुछ कम हो जाएगा? सर कम नहीं हो जाएगा क्योंकि छिड़क देंगे। ये डब्बा में जो बंद है इतना ही रहेगा या कम अच्छा हो जाएगा? सर, ये वाला तो सेम रहेगा। लेकिन जो दीवार में मैंने छिड़क दिया है पानी, वो क्या होगा? सर वो इवेपोरेट हो जाएगा। वो कल सुबह तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, 1 घंटा में गायब हो जाएगा। तो उतना ही पानी है। आखिर क्या हुआ कि इसमें ये पानी आज क्या 1 साल बाद भी देखेंगे ना, इसका वाटर लेवल इतना ही रहेगा। और वो जो पानी मैं इस हवा में ऐसे दीवार में से छिड़क दूंगा, वो 15 से एक, मतलब आधे घंटे के बाद उड़ जाएगा। आखिर क्या हुआ, है तो दोनों पानी। ठीक है, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम इक्विलिब्रियम को, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, जहां से आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस हर वक्त दोनों डायरेक्शन में होता है, बट कभी इक्विलिब्रियम हो सकता है, कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। समझिएगा क्या हो रहा है दोनों ही केस में। मैंने 2 एग्जांपल दिए ना, पानी को एक बार जैसे स्प्रिंकल कर देना है वॉल में, और एक बार पानी को बोतल में रख देना है। दोनों ही केस में वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर। ये समझ जाएंगे तो ये समझना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, दोनों ही केस में वाटर वेपर बनता है। लेकिन क्या है कि एक क्लोज सिस्टम है और एक ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम होने से क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए। ठीक है, मैं कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये अभी अभी वाटर लिया, अभी भी वाटर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाटर मॉलिक्यूल पिक्चर बनाया। देखो 3 3 6 मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल का पिक्चर बनाया जस्ट अभी, ये टाइम 0 पर, अभी 0। ठीक है, ये वाटर है, अभी जस्ट लिया है तो वेपर बना नहीं है। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा उसके बाद। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एक अच्छा सा एनिमेशन दिखाता हूँ। ये अगर मेरे ड्राइव खुल जाता है तो, ये सेल्फ मेड एनिमेशन है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये दिखाना आप सबको। देखता हूँ अगर ये खुल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगता है मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ कुछ। तो ये देखिए कंटेनर, आप देखिए इसमें H2O बना हुआ फिगर, वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, ऑक्सीजन वाटर, और ये क्लोज कंटेनर है। अगर आप इस कंटेनर को देखो तो इट्स ए क्लोज कंटेनर। ये देखो ये क्लोज कंटेनर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, राइट, ये ध्यान रखना।
देखो क्या होता है, वाटर अपने आप वेपर बन जाता है, अंडरस्टैंड दिस। जो वाटर मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो अपने आप वेपर बन जाएगा, और क्लोज होने से क्या होगा, वापस वेपर हो रहा है। देखना ये क्या होगा, आप अगर इसको देखोगे तो ये हो रहा है ये कि वाटर जाएगा वेपर बनेगा, ठीक है। देखो वेपर बन गया और वापस भी आना शुरू हो जाएगा, देखना उसको बंद मिलेगा, वापस आके फिर लिक्विड बन जाएगा, फिर वेपर बनेगा, इवेपोरेशन, और वापस से कंडेंसेशन हो जाता है, इवेपोरेशन, क्लोज मिलता है, वापस से कंडेंसेशन हो जाता है। तो इसका अमाउंट, ठीक है, बिल्कुल नहीं बदलता रहता है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रहा है, देखिए दोनों ही डायरेक्शन में अपने आप होता रहता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्लोज कंटेनर होने से उसको स्किप करने का मौका नहीं मिल रहा है। देखो ये कंडेंसेशन वापस हो जाता है, ये दोनों डायरेक्शन में चला जाता है, इधर वाटर से वेपर ही बनता है, वेपर से ये बनता है। राइट, ये अपने आप हो रहा है, इससे क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करनी पड़ती आपको, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो अगर आप पिछला रिवर्स जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया था नोट्स में, अगर मैं इसी क्वेश्चन का आंसर अब पूछूं अभिषेक आपसे ही कि इसमें जितना पानी रहेगा इसका अमाउंट चेंज नहीं करेगा, यही पानी बाहर बिखरा रहेगा तो तुरंत उड़ जाएगा, क्यों, क्या आंसर होगा, ये कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है तो क्या हो जाता है इसमें, सर, इवेपोरेशन होते ही कंडेंसेशन हो रहा है तो नेट चेंज 0 है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। वाटर थोड़ा सा पहले वेपर बनेगा और फिर वेपर बनने लगेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो इसमें नेट अमाउंट चेंज नहीं, उसमें इक्विलिब्रियम। तो क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ताकि सिस्टम छोड़ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना जा सके। अगर प्रोडक्ट छोड़ के चला जाएगा, वाटर से वेपर बनाओ, अब देखो क्या होगा, समझना ये कुछ समय बाद, अंडरस्टैंड दिस। मानो ये वाला वाटर, मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं, इसी को कुछ समय बाद देखता हूँ कि ये वाला वाटर है, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल था इनिशियली, व्हाट नंबर ऑफ वाटर या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, देखो ये है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिक्विड जो है वो 10 था, ऐसे ही समझने के लिए 10। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, और ये वाला यहाँ पर ये वाटर है और ये वेपर है, शुरू वेपर 0 था। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ वेपर वापस आ रहा होगा, कुछ वापस इधर जा रहा होगा, ये दोनों प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में जब स्टार्ट होता है तो वाटर ही लिक्विड बन रहा होता है। तो अगर मैं इसको ये बताऊं, अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं H2O लिक्विड लिखूं और H2O यहाँ गैस लिखूं, जब हम ऐसे लेफ्ट से राइट एरो देते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाता है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं बैकवर्ड, नीचे वाला एरो। इनिशियली क्या था अमाउंट, इसका 10 था और इसका 0 था, क्योंकि अभी वेपर बना नहीं, अभी भी हमने डाला इसमें, राइट। लेकिन कुछ समय बाद ये आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ये नंबर है 6, देखना, और ये है 4, एग्री कर रहे हैं आप, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4।
अब देखो यहाँ पर इस 6, पहले नोट कर लो फिर बताते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, थोड़ा स्पेस छोड़ देना क्योंकि उस स्पेस की जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखो ये हम ऐसा लिखे तो कैसा रहे, हमें पता है इनिशियल 10 था और 4 चला गया, 6 बचा। ये कोई बुराई है इसमें लिखने में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो? वाशिंग मैंने क्या किया बता सकते हो यहाँ पर? बात तो वही है बट मैंने कैसे लिखा इसको? सिर्फ 10 में से जो 4 थे वो वेपर बन गए, तो आपने 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 कर दिया। हम आगे ऐसा ही लिखा करेंगे, हम 6 नहीं लिखेंगे, आप दोबारा नीचे लिखेंगे ये लाइन लिखने के बाद ये अभी ऐसा लिख दो। सोचो आप, जो वाटर नहीं रहेगा, ये वाटर नहीं रहेगा, यही तो वेपर बन जाएगा। ये वाटर, ये मैं यहाँ पर सबको बनाता हूँ 2 3 4, समझ आए यहाँ पर? अगर ऐसा है तो वेपर कोई नहीं है। अब ये वाटर नहीं है तभी तो ये वेपर है, ये वाटर नहीं है तभी तो ये वेपर है, ये वाटर नहीं है तभी तो ये वेपर है। तो देखो यहाँ वाटर का नंबर 1 2 3 4 5 6, तो जो वाटर नहीं है वही वेपर है। इसलिए देखो वाटर का नंबर 10 में से जो घटाएंगे इसी नंबर से हम वेपर बनाएंगे। ये बात समझ में आ गया? वाटर के नंबर से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ना कि जो बचा रहेगा, ये वाला नंबर यही बताएगा प्रोडक्ट। अगर हमने लिखा होता x माइनस वाई इक्वल टू जेड, तो इशिता आप बताइए कौन सा नंबर प्रोडक्ट के बारे में बताएगा? इसमें x y और z कौन सा नंबर प्रोडक्ट के बारे में बताएगा? x बताएगा या y बताएगा या z बताएगा? एनालॉजी से बताइए। फिर एक्स बताएगा। x बताएगा। यहाँ 10 से पता चल रहा है प्रोडक्ट कितना बनेगा, या 4 से पता चल रहा है या 6 से पता चल रहा है? कौन बता रहा है प्रोडक्ट का अमाउंट? फिर वाई से शायद। चाहो क्यों यार बच्चे, यहाँ देख के बताओ। जो भाई 10 माइनस 4, यहाँ से एरो दिया हुआ ये देखने से लग रहा है 4 से 4 बन रहा है ना, जितना लिक्विड नहीं रहा वही तो वेपर बन गया। यस सर। तो इसमें कौन सा नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, एक्स वाई या जेड? वाई से बनेगा प्रोडक्ट। 10 माइनस 4 6 है, तो 4 नहीं जो रहा, जो रिएक्टेंट नहीं रहा वही प्रोडक्ट बनेगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने को यहाँ जा रहा है। समझ में आ रही है बात ये? यस सर। हाँ, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कोई रिएक्शन है, देखना ये PCl5 है, यहाँ लिख दिया PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब फिर से आप बताइए, यहाँ पर लिखा है मैंने 20, यहाँ लिखा है 0, मैंने लिखा है 20 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए इक्वल टू 18, कौन सा नंबर बताएगा? सर 2। हाँ बोलिए कौन सा नंबर बताएगा इसको? सर 2। 2 बताएगा, राइट, 2 बताएगा, ये बताएगा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये टेक्निक याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान आती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बहुत यूज होता है ये वाली टेक्निक, ठीक है। तो यहां देखिए आप,
अब आप इसको देखिए, अगर कोई रिएक्शन समझिएगा, अगर आप ये समझ गए तो फिर न्यूमेरिकल बनाने में मदद नहीं। इसका रीजन क्या, लॉजिक बता दूं आपको फिर से। जो वाटर नहीं रहेगा वही वेपर बनेगा। तो जो नहीं है, यहाँ सोचो 10 वाटर है, अब यहाँ 6 वाटर है, तो कितना वाटर अब नहीं है? 4 वाटर नहीं है, इसलिए 4 वेपर है। तो अगर किसी रिएक्शन में ऐसा लिखा है, देखो NH3 से बन रहा है N2 प्लस 3H2, और ये लिखा हुआ है P00, ये लिखा है P माइनस P अल्फा बाई 2, ठीक है, या P माइनस P अल्फा। तो किससे पता करेंगे प्रोडक्ट के बारे में? इक्वल टू P माइनस अल्फा। तो कौन सा नंबर बताएगा प्रोडक्ट के बारे में? आप सब चैट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है। स्तुति आप बोल के बताएंगे, बाकी बच्चे चैट बॉक्स पे लिखेंगे। P माइनस P अल्फा, ये इनिशियल है, इनिशियल अमाउंट ये है, और ये एट इक्विलिब्रियम है। P में P माइनस अल्फा बैठाएंगे तो ये हो जाएगा, P कॉमन लोग ये, ठीक है। ये इसकी इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में नहीं पता। इन तीनों इंफॉर्मेशन है 1 2 और 3। कौन सा नंबर प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में बताएगा? स्तुति बताओ। P अल्फा। P अल्फा, वेरी गुड, ये बताएगा P अल्फा। P अल्फा बताएगा N2 के बारे में, P अल्फा बताएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो रिएक्टेंट ब्रेक कर जाता है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर्ड और कंज्यूम्ड, जो भी बोलना चाहे। तो पहला तो पॉइंट ये समझिएगा, जो मेरा क्वेश्चन था कि पानी में जो पानी के बोतल में जो पानी रखा हुआ है उसका अमाउंट क्यों चेंज नहीं करता, तो उसका आंसर होगा कि वो क्लोज सिस्टम है, दैट इज ए क्लोज सिस्टम। और इस बात का आंसर कि खुले में रखा हुआ पानी वेपराइज क्यों जाता है, क्योंकि ओपन सिस्टम। तो जो क्लोज कंटेनर में पानी है इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, थोड़ा बहुत वेपर बनेगा, वाटर से वेपर बनेगा, फिर वेपर से वाटर बनना शुरू हो जाएगा, वही हो गया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो याद रखिए, एट इक्विलिब्रियम जो है, जिस रेट से वाटर वेपर बनता है उसी रेट से वेपर वाटर बनने लगता है, ठीक है। तो अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए वाटर वाले का, तो समझिएगा ये रिएक्शन रुकता नहीं है कभी भी, अमाउंट का चेंज होना बंद हो जाता है। क्या मतलब कि जो है रिएक्शन नेवर स्टॉप्स, it takes place in both direction continuously. Reaction never stops and it takes place in both direction continuously. ये दोनों ही डायरेक्शन में लगातार हो रहा होता है, रिएक्शन कभी नहीं रुकता। मतलब क्या, उस एनिमेशन को बताऊं अगर मैं फिर से, या उसी डायग्राम से, कि अगर हमने इनिशियली जो लिया है 10 लिया हुआ है,
10 water molecule. 10, right? ये water. अब क्या होगा? After long time इसका कंसंट्रेशन ये हो गया. आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अगर लिख रखा है तो ये डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इक्विलिब्रियम हो गया. तो यानी कि ये वाटर लिक्विड है और यहाँ पर वाटर गैस है. तो देखिए अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ऐसा आएगा. देखना ये एट इक्विलिब्रियम है. आफ्टर लॉन्ग टाइम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं रही होगी. अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाता हूँ. मैं कोई भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इक्विलिब्रियम का, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ. ऐसे लिखेंगे वाटर, रिएक्टेंट लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे. ये फॉर्मेट होता है. फिर इनिशियली आपको जितना अमाउंट है वो लिखेंगे. 10 लिखेंगे, 0 लिखेंगे. ठीक है. अब हम कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट टाइम t1 पर, टाइम t2 पर, टाइम t3 पर और आफ्टर लॉन्ग टाइम देखेंगे. अब एक एक करके पहले समझना. मान लो टाइम t1 पर थोड़ी देर बाद देखा कि इसमें से एक मॉलिक्यूल यहाँ गया है 336, मैंने 9 नहीं लिया है, 336 एक मॉलिक्यूल है यहाँ टाइम. तो कहेंगे 10 में से एक गया, ये 9 बचा हुआ है. समझना यहाँ देखो काउंट करना. यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसमें छोटा नंबर लिया है 3, 6, 9, 10 मॉलिक्यूल है. एक मॉलिक्यूल घटा दिया 3, 6 या 9. तो 10 में से एक कम गया, यहाँ पर 9 है इसलिए यहाँ 1 है. ये वाला नंबर हमेशा प्रोडक्ट के बारे में होता है. अब एक और मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के यहाँ चला गया सपोज. अब थोड़े इसमें यहाँ पर 10 - 2 वाटर बचा 8. ये वाटर का नंबर है, ये सब वाटर का नंबर है. अब बचा 8, ये बन जाएगा 2. फिर थोड़ा सा बाद देखा 10 - 3 7 बच गया, यहाँ बन जाएगा 3. और याद रखना ये ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा होगा, रेट का फर्क होगा. लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये और एक चला गया. अब समझना क्या हो रहा है कि रिएक्शन कभी नहीं रुक रहा है. उसके बाद कभी भी एट एनी टाइम जो देखोगे किसी भी समय जब स्टैब्लिश हो गया ये यही वाला रहेगा, ये बदलने नहीं है. 10 - 4 = 6 और 4 ये से चेंज ही नहीं करेगा. क्यों अब चेंज नहीं करेगा? बहुत सिंपल सी बात है. अब यहाँ पर सिचुएशन क्या देखना, अगर ये वाला सपोज ये वाला यहाँ से यहाँ बन गया तो यहाँ पर नंबर थोड़ी देर के लगे आपको 5 हो गया है 1 2 3 4 5. लेकिन तब तक ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि जिस रेट से ये बनेगा उसी रेट से ये बन जाएगा. ये सिचुएशन है इक्विलिब्रियम. तो जब इक्विलिब्रियम होती है तो ऐसा नहीं कि वाटर वेपर नहीं बन रहा है, बन रहा है. अभी देखा था मिशन में ना, हमेशा वाटर वेपर बनेगा लेकिन उतना ही वेपर वाटर बन जाएगा. वाटर वेपर बनेगा, वेपर वाटर बन जाएगा, वाटर वेपर वेपर वाटर. यानी कि रिएक्शन कभी रुकेगा नहीं लेकिन आपका नंबर चेंज नहीं करेगा. ये नंबर 6 हो गया, 10 - 6 हो गया इसका नंबर और इसका नंबर 4 हो गया. एक एक घंटे का एक बन जाएगा. तो चूंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, सिंस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैज बिकम इक्वल, the concentration of product and reactant stops changing, but reaction never stop. Amount does not change. It will remain 6, it will remain 4. So it seems that reaction is stopped. No, reaction always takes place. Only thing is it's taking place in such a way that forward reaction is equal to backward reaction. That's why it seems that all the parameter which can be studied for a system like concentration, pressure, etc. has become constant. So that's why equilibrium is said to be dynamic process. Dynamic मतलब हमेशा हो रहा है लेकिन amount constant हो जाती है.
उसका रेट इक्वल हो जाने से कंसंट्रेशन चेंज करना बंद हो जाती है। तो अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, इसलिए याद रखिएगा इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। पूछा जाता है इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, however concentration or pressure does not change after the attainment of equilibrium as rate of forward reaction equal to rate of backward reaction। तो जो इसका ग्राफ प्लॉट करी जाएगा ऐसा ग्राफ होगा। मैं इसी डेटा का ग्राफ बनाऊंगा। इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। देखो यहाँ पर इस डेटा का, यहाँ पर टाइम दे रहे हैं हम लोग। ये छोटा टाइम है T1, T2, T3 और ये उसके बाद ज्यादा समय होगा। यहाँ पे अमाउंट प्लॉट करेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब मैं पर लिखो H2O का प्लॉट करूंगा, देखना अमाउंट कैसे चेंज करेगा। स्टार्ट में था 10, फिर 9, फिर 8, फिर 6 हो गया, फिर चेंज कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट था, तो पहले तो यहाँ पर था पहला बार टाइम 0 पर। ये देखो इनिशियली मतलब टाइम 0, टाइम 0 पर 10 था, तो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। इसके बाद T1 9 था, इस जगह पर 8 और 10 के बीच में यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे। फिर T2 पर 8 हो गया, T2 पर ये 8 के पास आप प्लॉट करेंगे। फिर T3 पर 7 हो गया, 6 और 6 के बीच में 7 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद जो ये ऐसे फ्लैट हुआ, उसके बाद ये ऐसे हो गया। तो देखो क्या ग्राफ की खासियत है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। फाइनली क्या हो गया, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का? ये अमाउंट अब हमेशा 6 रहेगा, 6 6 6। समझ में आ गया? तो जिस जगह पर हुआ था इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। जैसे ही वो फ्लैट हो गया ना, अब उसका अमाउंट चेंज नहीं करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब वो पूरी जिंदगी 6 ही रहेगा। तो जैसे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब इसी तरह वाटर का, वेपर का देखते हैं। स्टार्ट में 0 था, देखो अब यहाँ प्लॉट देखते हैं 0, इसका यहाँ से प्लॉट करेंगे 0, टाइम 0 पर। T1 पर 1 है 1, T2 पर 2 है 2, T3 पर 3 है 3, और उसके बाद 4। अब देखो यहाँ पर
ये बढ़ रहा है, 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 और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाएगा। ये हमेशा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा, घटेगा सॉरी, और ये प्रोडक्ट का बढ़ेगा। लेकिन जब दोनों फ्लैट हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे ये वो पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो पहचानना बहुत आसान होता है। जिस जगह पर ग्राफ पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम हो गया जिस टाइम। तो ग्राफ में इसको अगर मैं आगे नोट्स में लिखूं, that when the graph of concentration या pressure gets parallel to x axis, ये y axis पर प्लॉट किया है, ये मान के चलो gets parallel to x axis, right time, then we can say equilibrium has been attained. अब मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूं। ऐसा होता, यहाँ पर टाइम है t1 t2 t3 t लॉन्ग टाइम, इधर कंसंट्रेशन है। ये कोई जरूरी है कि ये प्रोडक्ट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर भी जा सकता था कट करके। सपोज इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, H2O लिक्विड से बन रहा है H2O वेपर, टाइम 0 पर ये 10 है, ये 0 है, एंड टी इन्फिनिटी मतलब बहुत समय बाद, टी इन्फिनिटी मतलब बहुत समय बाद, ये है 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 और ये है 6। तो क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पर 2 4 6 8 10, ये 0 पर 10 है और बहुत समय बाद ये 4 है। इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है और 4 हो गया तो पैरेलल हो गया, तो ये रिएक्टेंट कर रहा है। ये तो समझ में आ गया। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जब वो 4 के फ्लैट हो गया ऐसे पैरेलल जाने लगा, अब उसका अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट का ग्राफ देखिए, प्रोडक्ट का अमाउंट इसमें ज्यादा है, 6 है, शुरू में तो 0 है और बहुत समय बाद वो 6 पर है इस जगह। ये ऐसे गया यहां से पहले, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो पता है कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, मैं बोलूं, कोई सोचेगा यहाँ पर ए या बी किस जगह पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं इक्वल हो गया, या जहां पर पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस पर, किस जगह वो इक्विलिब्रियम आया, जहाँ पे पैरेलल होंगे। जहां पर पैरेलल हो गया बी पर। ये ये तो कुछ भी हो सकता है, कट सकता है ऊपर नीचे, जहां पर अब उसका अमाउंट चेंज होने लगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद अमाउंट चेंज होना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बंद हो जाता है। ये आंसर है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा होता है, इसमें ध्यान रखना। तो ये सब इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होना है, नंबर 1। नंबर 2 पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं।
तो क्या हुआ कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा था। जब ऐसा हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट्स होने लगा तो फील होने लगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट रिएक्शन हमेशा होती रहती है, इसलिए डायनेमिक प्रोसेस है। कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है तो कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो जब सब कुछ का अमाउंट बदल गया तो जब इनका रेशियो लेंगे तो ये फिक्स नंबर हो जाएगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जब रेशियो लेंगे तो फिक्स नंबर हो जाएगा। उस फिक्स नंबर को हम लोग डिसाइड करते हैं, एक एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसे करते हैं, चलिए एक एक करके हम आगे चीजें बताते हैं आपको। तो अब आप ये बताओ, अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो अगर उनका रेशियो लिया जाए, अब देखो इनका रेशियो फिक्स हो गया 4 और 6, सॉरी इनका अमाउंट फिक्स हो गया तो इनका रेशियो भी फिक्स होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं हम लोग। अब वो कांस्टेंट हो गई चीजें, तो उनका रेशियो कैसे लिया जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के से हम लोग लिखते हैं, अगर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के आगे x लिखा है कोफिशिएंट और प्रोडक्ट के आगे y लिखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया जाए कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका अमाउंट अब नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट के ऊपर उसका कोफिशिएंट लगा दीजिए पावर, रिएक्टेंट के ऊपर उसका कोफिशिएंट लगा दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, NH3 गैस, इसका कोफिशिएंट 2 है, N2 गैस 3H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, प्रोडक्ट N2 है और H2 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, और NH3 है, इसकी पावर 2। आप इसको N2 भी लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिखा जाता। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अभी मैं जूम में क्लास ले रहा हूँ ना, तो मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई कॉल आती है तो ये बंद हो जाता है। सेटिंग कहाँ से चेंज करूँ ताकि मैं कट कर, तो मुझे उसका आइकन नहीं दिखता कॉल का। किसी को आइडिया है कि ड्यूरिंग जूम मीटिंग अगर मैं देखता हूँ सेटिंग चेंज करने का, मैंने सेटिंग चेंज करी नहीं है, यहाँ से होगा। अभी मैंने, चलो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो मैं, वो स्क्रीन ब्लॉक हो जाता है, कोई आइकन नहीं आता कॉल का दिखना चाहिए जिससे मैं कॉल कट कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर ये के का एक्सप्रेशन है, इसमें प्लीज डू नॉट राइट, ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट राइट, कभी ऐसा नहीं लिखना कि N2 प्लस 3H2 स्क्वायर, कभी मत कर देना, ये प्लस नहीं होता, ये कभी नहीं लिखिएगा, ये होता है। अब जब आप ये लिख रहे होते हैं तो फॉर सॉलिड आप इसकी वन लेते हैं, फॉर लिक्विड
आप इसकी 1 लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड और सॉलिड की 1 लेते हैं और आप सिर्फ गैस और एक्वस को कंसिडर करते हैं, ओनली गैस एंड एक्वस आर टेकन इनटू अकाउंट। क्या मतलब है मैं भी बताऊंगा आपको। हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी से, तो इसमें थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, तो स्पेशल केस है, तो अब ये बताते हैं आपको। इसमें बस एक दो एक्सेप्शन है थोड़ा सा, तो पहले मैं एनसीईआरटी शेयर करता हूं आपसे, कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि अमाउंट चेंज होना बदल गया है। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब बता दूं। और ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो हम ब्रैकेट लिख रहे हैं ना, ये जो हम ब्रैकेट लिखते हैं इसका मतलब है कंसंट्रेशन। किसी भी चीज की कंसंट्रेशन लिखनी है तो हम उसको ब्रैकेट लिख देते हैं। जैसे हम लिखें कंसंट्रेशन ऑफ HCl, इसके बदले हम लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट और HCl। ठीक है, तो यहां पर ये कंसंट्रेशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब इसे दोबारा लिखेंगे, एक को कहते हैं Kc और दूसरे को कहते हैं हम लोग Kp। P स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर या प्रेशर और C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। राइट, तो देखिए यहां पर ये Kc और Kp क्या है ये समझाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है N2 गैस, भैया मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं दो अलग अलग, ठीक है, पहले एक एग्जांपल 1 ले लेता हूं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस बन रहा है। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप Kc लिखेंगे तो सबकी कंसंट्रेशन लेंगे, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे आप, प्रोडक्ट या NH3 है, ये इसकी कंसंट्रेशन, इसका पावर 2, फिर लिखेंगे नाइट्रोजन, इसका पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर Kp लिखेंगे तो सबका प्रेशर लिखेंगे, ये है प्रेशर ऑफ NH3 इसका स्क्वायर, फिर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन
pressure of hydrogen तो देखो फर्क क्या है, समझना। फर्क क्या है कि कुछ भी बदलना बंद हो जाएगा। गैस है तो उसकी प्रेशर बदलना बंद हो जाएगी। जब भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो अगर गैस है तो प्रेशर बदलना बंद हो जाएगा, कंसंट्रेशन बदलना बंद हो जाएगा। तो किसी भी चीज का रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यहाँ NH3 है और रिएक्टेंट ये दोनों है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के प्रेशर का रेशियो लेना शुरू कर देते हैं तो उसको केपी कहते हैं, क्योंकि पी का मतलब आपने प्रेशर के टर्म में कांस्टेंट को निकाला है। और अगर उनके कंसंट्रेशन का रेशियो लेना शुरू कर देते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम केसी बोलते हैं। तो यही फर्क है केसी और केपी में। लेकिन अगर सॉलिड हो या लिक्विड होता है तो वन लेते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। सेकंड एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में ठीक से देखना, एस लिखा हुआ है सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट करते हैं सॉलिड, और CO2 गैस। अब इसका कैसे लिखा जाएगा, अब ये कैसे लिखा जाएगा ये देखिए। तो प्रोडक्ट ये सॉलिड है, ये सॉलिड, इसका वन लिया जाएगा। अगर इसका केसी लिखा जाएगा तो पहले लिखा जाएगा CO2, इसकी कंसंट्रेशन तो वन होने वाली है। आप मान लो एक बार लिख भी देते हो गलती से, आप आगे से एक ही बार में छोड़ दोगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इन दोनों की वन और वन पुट कर दो तो बच जाएगा CO2 गैस वन। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड की सॉलिड है तो वन लेनी है आपको, और सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड सॉलिड की वन लेनी है, और कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर यहाँ प्रेशर की बात करी जाए केपी की, इसके लिए तो केपी के लिए अब ना, जब हमें पता चल गया इन दोनों को नेगलेक्ट वन ही लेना है तो सिर्फ इसको लिखा जाए, सिर्फ लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ CO2, दैट्स ऑल। केसी ये हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ओके, इसका आंसर ये हो गया। सॉलिड और लिक्विड की वन ली जाती क्योंकि वो प्रेशर लगा नहीं सकता। अब हमें क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.4।
सर सारे पार्ट्स करने हैं ना? हाँ, सारे पार्ट्स करने हैं। मैं भी उसको, आप उसको एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे, मैं भी स्क्रीन शेयरिंग कट कर दूंगा।
सर सर फिफ्थ वाले पार्ट सर आपका माइक और म्यूट पे है। सर यू आर ऑन म्यूट। हाँ, फिफ्थ वाले पार्ट में आयोडीन इज सॉलिड, फ्लोरीन इज गैस and IF5 is liquid. ओके सर, थैंक यू। मानसी अपना आंसर कुछ करेक्ट करना चाहेंगे अब? सॉलिड का आपने नहीं नेग्लेक्ट करा है, लिक्विड का आपने नहीं नेग्लेक्ट करा, ये ध्यान रखिएगा। मानसी सॉलिड और लिक्विड को वन लिया जाता है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आप इसको दोबारा लिखिए तो मे भी आपका बेटर हो जाएगा। चलिए अब मैं आंसर बताना शुरू करता हूँ। ज्यादातर बच्चों ने सही बनाया है, छोटी मोटी बातें सीखनी है क्योंकि मैंने वो डिस्कस नहीं करी थी, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा रूल है, रूल के बेसिस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि वो रूल कहाँ से आया। तो देखिए जो दिक्कत आएगी आपको जब एक्वस और लिक्विड रहेगा, जनरली सिर्फ सॉलिड लिक्विड नहीं, एक्वस और लिक्विड में दिक्कत रहेगा, तो मैं वो सारे रूल आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जा रहा है उसको, जैसे फिफ्थ का आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, केसी लिखते हैं, तो ये तो लिक्विड है, ये सॉलिड है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने इसको बताया नहीं है इसका स्टेट लिक्विड, बट ये गैस भी रह सकता है IF5, ठीक है? तो अगर गैस है तब ले लेंगे, मैंने लिक्विड लिया है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो लिक्विड रहता है, तो इसलिए आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में गैस लिख दिया है तो आप गैस ले लेंगे, या स्कूल के टीचर ने दे दिया तो पूछ लेंगे भाई क्या स्टेट है। चलिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में प्रिंटिंग एरर होना चाहिए, तो ये आसान है। फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट वाले केस में कोई भी सॉलिड लिक्विड नहीं है, तो जो आंसर फर्स्ट का होगा NOKC का जो एक्सप्रेशन, NO का स्क्वायर Cl2 NOCl, दूसरे केस में देखिए सॉलिड को नहीं लिखेंगे आप, सॉलिड को नहीं लिखेंगे,
तो मानसी बताइए दूसरे केस में कौन कौन सा सॉलिड नजर आ रहा है आपको? किसका स्टेट सॉलिड नजर आ रहा है बताएं? कॉपर नाइट्रेट और कॉपर ऑक्साइड। तो इन दोनों का 1 लिख देंगे या आप लिखेंगे नहीं, बच गया NO2 और O2। NO2 की पावर 4 है तो दूसरे का जो केसी हो जाएगा, NO2 का पावर कितना है 4 एंड O2 यही लिखेंगे। तीसरे केस में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क है। देखो जब लिक्विड होता है ना उसका नेग्लेक्ट करते हैं, बट एक्वस इज नॉट नेग्लेक्टेड। दोनों में फर्क होता है। एक्वस का मतलब है वो रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है। लिक्विड मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसका रीजन फिर मैं बताऊंगा। तो वी नेग्लेक्ट लिक्विड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ लिख रहा हूं। फर्स्ट, इफ both liquid and aqueous are present in a same equation, then concentration of liquid is 1. Second point. पहला बात तो ये है, ठीक है। इसको मान लेते, इफ all reactant and product are liquid, ये तो स्पेशल बात है। इसका एग्जांपल प्रोडक्ट्स आर लिक्विड, then all are taken। मैं दोनों का एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में एक्वस और लिक्विड है, CS3 COO C2H5 है। यहाँ लिक्विड है, ये बन जाता है ये एक्वस। सॉरी मैंने स्टेट लिखना भूल गया। यहाँ एक्वस है, तो जब यहाँ एक्वस और लिक्विड दोनों प्रेजेंट है तो सिर्फ इसको नेग्लेक्ट करेंगे। इसका केसी जो होगा इस केस में थोड़ा ज्यादा रूल है, बस एक बार समझने की जरूरत है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ। CS3COH यहाँ लिक्विड कर देता हूँ, C2H5OH लिक्विड, CS3C2H5OH लिक्विड और वाटर लिक्विड। अब देखो यहाँ सारा लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ये दूसरा इसका वाला, इस वाले केस का एग्जांपल है, सेकंड वाले केस का। इस केस में केसी में सबको कंसिडर किया जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जब एक्वस और लिक्विड दोनों दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है, बट फर्क होता है दोनों में जैसा।
उसके बाद फोर्थ वाला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिफ्थ तो लिख ही चुका हूँ मैं। Fe aqueous सॉलिड, तो सॉलिड का नहीं आएगा, Kc 1/, Fe+2 एक्वस आएगा, थ्री OH। ये आएगा, एक्वस है, दोनों कर लेंगे। ठीक है, अब आप समझिए ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे, Kp और Kc। ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है ये देखिए। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो पहले मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ फिर एक छोटा सा प्रूफ दे दूंगा। बट हम उस ढंग से प्रूफ, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो हम वो बुकिस प्रूफ नहीं देंगे, आपको प्रैक्टिकल प्रूफ देंगे, सो दैट आप समझ सके और एंट्रेंस में आप इसको यूज कर सकें। स्कूल के एग्जाम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, Kp इक्वल टू Kc RT पावर Ng। आप Ng के से फेमिलियर हैं, R से फेमिलियर हैं। यहाँ पर डेल्टा Ng के बारे में फिर लिख दें, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स से यूज किया था सेम है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मैं पहले Ng का एग्जांपल दे दूं आपको कि जैसे एग्जांपल मान लो ये गैस है, ये रिएक्शन है, गैसियस वर्ड को इंपॉर्टेंट देना, गैसियस सिर्फ गैस को कंसीडर करा जाता है। इसमें अगर डेल्टा Nc निकालना है आपको, तो देखो ये गैस है, प्रोडक्ट का 2 मोल माइनस, ठीक है, 2 मोल
माइनस रिएक्टेंट का 1+3, ये सब गैस है इसलिए कर पा रहे हैं -2। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लें कि कैल्शियम कार्बोनेट है या अमोनियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया सॉलिड, NH3 गैस, CO2 गैस और H2O लिक्विड। अब इसको कैसे निकाला जाए? तो देखो इसका डेल्टा एन कैसे लिखा जाएगा? ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, सिर्फ गैस का लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट में ये सब प्रोडक्ट है, 2+1 लिखा हमने, ये प्रोडक्ट -0 इज 3। सेकंड वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डेल्टा एन निकालते हैं तो प्रोडक्ट जो गैस होता है माइनस जो रिएक्टेंट गैस होता है, उन दोनों का मोल्स का डिफरेंस लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो इस तरह डेल्टा एन निकालते हैं। सर अगर डेल्टा एन जी 0 आ जाए तो केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हम वही अब डिस्कस करने वाले हैं। डेल्टा एन जी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग केपी केसी से बड़ा हो सकता है, क्योंकि केसी में कुछ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे केसी में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर 1 से छोटा, मान लो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केसी में 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो केपी बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया केसी में तो केपी बड़ा हो गया। डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, राइट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल इक्वल हो गया, मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके लिए, ठीक रहेगा। तो अगर मान लो डेल्टा एन 0 है, कोई रिएक्शन ऐसा है if डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, ये 0 है, क्या होगा, केपी इक्वल टू केसी आर टी प्लस 0। किसी चीज पर पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, therefore केपी इक्वल टू केसी। मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एग्जांपल है, H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, इसमें जो डेल्टा एन जी 0 है, इस केस में डेल्टा एन जी कैलकुलेट करके देखो, 2 - 1 + 1 0, इसलिए इसमें केपी इक्वल टू केसी होगा। इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो गया तो केपी केसी से बड़ा हो जाएगा। इसमें हालांकि बाद में एक केस और आता है, बट मैं उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एडवांस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो
इसके बाद ये एक टेबल दिया है एनसीईआरटी में जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, इस टेबल को मैं समझाऊंगा आपको, ये अच्छे से समझिएगा, इस पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो टेबल 7.4 है, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ये वाले टेबल। बट आगे बढ़ने से पहले अगर हम केपी और केसी का एक क्वेश्चन कर लें तो अच्छा रहे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करना था मुझे। एक्सरसाइज का पॉइंट 7.5 करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7.5 करना है। ये वाला क्वेश्चन 7.5। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी होमवर्क है, आप पढ़िए क्वेश्चन 7.5। और कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि मैं बुक नहीं लाया तो बड़ा ये अच्छी बात नहीं होगी, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सब बुक लेके बैठे होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 2NOCl gas is converted into twice NO gas और Kp की वैल्यू इसकी है 1.8 into 10⁻²। ये इसकी वैल्यू है। आपको फाइंड करना है Kc। You have to find the value of Kc, right? तो देखिए यहाँ पर, तो Kp इक्वल टू होता है Kc RT डेल्टा Nd, राइट। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा Nd निकालेंगे, 2 + 1 3 -2, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है 1। Kp की वैल्यू है Kc निकालनी है 0.082, टेम्परेचर 298 into 1, तो Kc इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको RT के टर्म में रहने दो, RT की पावर 1, therefore Kc is 1.8 into 10⁻² upon RT। ये आंसर। तो एक दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं, आपको दोनों को अलग अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। इफ वन इज नोन अदर कैन बी कैलकुलेट। ठीक है, तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो होमवर्क रहेगा,
अभी मैं क्लास एंड करने से पहले बता दूंगा कौन कौन सा आपको होमवर्क रहेगा। अब उस टेबल की बात कर रहे थे, उस टेबल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आर की क्या यूनिट लेनी है, ऐसा यूनिट वैल्यू? आर की वैल्यू 0.082 लेंगे, लेकिन वो देख के लेंगे, अभी थोड़ा यूनिट के बारे में बताएंगे, इसलिए मैंने आज छोड़ दिया अभी। ठीक है, जो दी जाएगी वैल्यू ना कांस्टेंट वही ले लेंगे वहां पर। ठीक है, बट मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी कंसंट्रेशन आप लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर की वैल्यू अभी आप 0.082 लिखना, एटमॉस्फेयर लीटर ये वाले में पर मोल पर फाइन। उसके बाद जो हम टेबल की बात कर रहे थे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, मतलब ये केपी और केसी दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट इज इफ द रिएक्शन इज reversed, then its equivalent constant is inverse. बहुत सिंपल है, 1 मिनट में आप कंक्लूड कर देंगे। सपोज ए से बी बन रहा है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, ए से बी, तो इसका के क्या लिखेंगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। आपने उल्टा कर दिया, बी से ए कर दिया, रिवर्स कर दिया आपने, तो के डैश क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। प्रोडक्ट अब आपका ए हो गया और बी हो गया। तो देखो ये 1 अपॉन के सी है ना, इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं? तो रिएक्शन को उल्टा करा हमने, ए से बी को बी से ए बना दिया, तो जो नया इक्विवेलेंट कांस्टेंट है वो उल्टा है इसका। पहले बी बाई ए था, बी ए बाई बी, तो ये 1 बाई के सी हो गया। अगर इसका के सी सपोज 5 था तो इसका न्यू वाला 1/5 हो जाएगा। दैट्स ऑल। रिएक्शन को उल्टा किया, इक्विवेलेंट कांस्टेंट को इन्वर्स कर दिया। तो रिएक्शन कांस्टेंट को जब उल्टा करते हैं तो रिएक्शन कांस्टेंट को रिवर्स करते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर किसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर वही हो जाता है। देखना, 1 मिनट समझ जाओगे, ये भी समझना आसान है। देखो आप यहाँ मैथमेटिक्स में सोचना है, ए से बी, बी अपॉन ए लिखेंगे, बी से ए अपॉन बी, उल्टा है ना इसका। अगर ये इसकी कैसी 5 थी तो इसकी कैसे? और सेकंड पॉइंट है, if a reaction is multiplied by number, multiplied or divided by number, equivalent constant is raised to that number. Constant is raised by same number. इक्विवेलेंट कांस्टेंट को सेम नंबर से रेज कर देते हैं, राइट? देखिए कैसे, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। सपोज यही रिएक्शन ए टू बी, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट लिखेंगे आप बी अपॉन ए। सपोज लेट केसी की वैल्यू 9 है, की बात है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इधर भी 2 है इधर भी 2 भी। अब सोचो केसी, इसका केसी डैश लिखना है, क्या कहा जाएगा? यहाँ बी की कोफिशिएंट 2 हो गई, इसकी कोफिशिएंट भी 2 हो गई, ये बी का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर।
यानी कि ये जो वैल्यू थी पहले की वी बाई ए इसका स्क्वायर हो गया, ये केसी का स्क्वायर हो गया, यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया 81। इन शॉर्ट अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं, एम ए और एम बी, तो नया वाला जो केसी होगा पुराने वाले केसी का पावर m हो जाएगा। बस ये बात है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड, सपोज इसको a बाई 2 कर दिया, इधर भी b बाई 2 करना पड़ेगा। इसका जो नया एक्सप्रेशन होगा केसी डैश लिख रहा है, 2 करने का मतलब b की पावर 1/2 हो गई और a की पावर भी 1/2 हो गई, यानी कि केसी की पावर ये 1/2 हो गई, यानी कि 9 की पावर 1/2 हो गई, यानी कि 3 हो गई। यानी कि अगर एक नंबर को n से डिवाइड कर दिया, तो आप ऐसा समझ लो कि 1/n से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो नया वाला है, जो चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नए वाला इक्विवेलेंट कांस्टेंट को पावर वही चला जाएगा। तो ये बस इतना सा रूल है, जब आप किसी भी रिएक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, रिवर्स, तो पहला वाला आसान है, दूसरा तीसरा दोनों आसान है। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, अगर इस पर मिल जाता है तो मैं पहले करा देता हूँ। मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं ऐसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं एक ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। तो फिर आप सेकंड वाला लॉ इरेज मत करना। ओके, पहले आप नोट कर लिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। सर ये मैं लिख रहा हूँ जो भी बनाने में, फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन है SO2 गैस प्लस कैसे ये 1600 फाइंड एसिडेंस फॉर सॉल्व कीजिए।
अगर आपका हो जाए तो आप मुझे हो गया। व्हाट्सएप कर दीजिए आंसर को। ये आंसर को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर जो इक्वेशन हमें चाहिए उसमें SO3 का कोएफिशिएंट 1 है या फिर 3/2 है? आई एम सॉरी मैंने मिस्टेक करी है भाई, ये 2 होना चाहिए, देखो बैलेंस नहीं है। यस सर। सॉरी। अब आप बनाइए, ये मैंने इक्वेशन को गलत बैलेंस किया था, इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए ना। सर चैट बॉक्स में लिख दिया। चैट बॉक्स को लिख दिया, गुड। चलिए अब मैं इसको बना के बता रहा हूँ। देखो क्या किया, पहले समझना, पहले रिएक्शन को रिवर्स किया। ये SO3 राइट साइड में है, या रिएक्शन को आप सोचो इसका कोफिशिएंट पहले क्या, तो पहले क्या करेंगे आप, इस रिएक्शन को मैं हटा देता हूँ, इसका निकालना है, ये नोट कर लिया होगा। इसका कोफिशिएंट पहले आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन को। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएगी, SO2 हो जाएगा, ये हाफ O2 हो जाएगा, ये SO3 हो जाएगा। लेकिन इसका जो नया वाला K है ना, ये इसका भी 1/2 हो जाएगा पावर। अगर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, ये 40 हो गया। अब इसको उल्टा कर दो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, अब SO3 से बना दो आप SO2 प्लस हाफ O2, तो इसका जो होगा 1/40 हो जाएगा। 40 आ गया था, 1/40। अगर रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स लेना पड़ता है। दिस इज द आंसर 1/40 का। होपफुली समझ में आ गया होगा, या उल्टा भी कर सकते थे हम, पहले रिएक्शन को उल्टा कर देते फिर हाफ से मल्टीप्लाई करते थे, दोनों से बात वही होती। तो ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली सोचना होता है क्या करना है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको इसी जगह से दे रहा हूं। अब होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए पहले एनसीईआरटी से होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से। और अगर मुझे लगा कि अभी वर्कशीट देने लायक आप जान चुके हैं तो मैं वर्कशीट भी आज से ही देना शुरू कर दूंगा। तो पहले जो जो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, उसको लिखते हैं। तो एनसीईआरटी होमवर्क, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पहले 7.2,
7.4 तो बना चुके हैं, 7.5 दोनों पार्ट, एक पार्ट बनाया था एक नहीं बनाया था। 7.6 7.10 ठीक है। उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम, सेवन पॉइंट वन एंड 7.2। बस मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने देखा था तो यही नंबर था। ठीक है, अगली क्लास से मैं न्यूमेरिकल बनवाना शुरू करूंगा, 7.1 एंड 7.2। ठीक है, तो इतना तो ही मैंने होमवर्क दे दिया, 2 3 4 2 6 क्वेश्चन, बाकी मैं एक वर्कशीट भी दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपके डाउट है तो डाउट पूछ करके